स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 का टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके ऊपर जो आएगा तो आपको तीनों स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी इसकी और इसकी डेरिवेशन करनी होगी, और शॉर्ट में आप इसके फैक्टर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं या किसी एक पार्ट को, किसी एक स्टेटमेंट को डिस्कस करने का कहा जा सकता है। तो राउल्ट्स लॉ एक फ्रेंच केमिस्ट था। उसने 1886 में राउल्ट्स लॉ यानी एक ऐसा लॉ जो सॉल्यूशंस के लिए था वो आपको प्रेजेंट किया, और उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और डिफरेंट डेरिवेशन है। पहली स्टेटमेंट जो है वो ये है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल वो चीज़ होती है जो जल्दी अपना फेस चेंज नहीं करती, इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल होगा, जो कि आराम बिल्कुल लिक्विड स्टेट में हो सकता है, उसमें डिज़ोल्व किया जाएगा सल्यूट को। सल्यूट सॉलिड स्टेट में या किसी ऐसी स्टेट में जो नॉन वोलेटाइल है, इजीली अपना फेस चेंज नहीं करता, जबकि सॉल्वेंट वोलेटाइल है, वो आराम से अपना फेस चेंज कर सकता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दोनों के मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सल्यूट जो है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो आसानी से फेस नहीं चेंज करेगा। तो जो वेपर उसकी सरफेस के ऊपर आपको बने हुए नज़र आएंगे वो ज़्यादा डिपेंड करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, क्योंकि वही वॉलेटाइल है, वही वेपराइज हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है उसको P के तौर पे लिया है, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो x1 के तौर पे लिया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी 1 का लफ्ज़ आएगा, x1, p1, v1, ये सारे का सारा सॉल्वेंट्स के लिए होगा, 1 सॉल्वेंट के लिए, और जहाँ जहाँ x2, v2, p2 जो कुछ भी होगा ये होगा सल्यूट के लिए। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट से ये पता चला कि सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है वो सॉल्यूशन का हो या सॉल्वेंट का, उसमें मेजर फैक्टर सॉल्वेंट ही प्ले कर रहा होगा, क्योंकि सल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P है, और जो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है वो x1 है। तो हम ये इससे डिराइव करके ये रिलेशन लिख सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब यहाँ कांस्टेंट लिया जाएगा एक, वो है P0 के तौर पे। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई है, P इज़ इक्वल टू P0 x1। यहाँ पे जो P है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इन अ सोल्यूशन, P0 जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और यही जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी होता है। आपने बग़ैर कुछ मिक्स किए एक वो सॉल्वेंट लिया प्योर, उसका फिर वेपर प्रेशर चेक किया, जो वेपर प्रेशर एक प्योर सॉल्वेंट का होगा उसको हम P0 कहेंगे। ठीक है, यही कांस्टेंट के तौर पे लिया जाता है। और पहले भी बता दिया था कि x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई, पहली स्टेटमेंट में से निकली हुई, वो है P इज़ इक्वल टू P0 इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन x1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूट मिलता है। ठीक हो गया। अब हमने एक दूसरी स्टेटमेंट डराइव करनी है। दूसरी स्टेटमेंट डराइव करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें दो चीज़ें मौजूद हैं। उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल जो उसका मोल फ्रैक्शन होगी, या उसका जो टोटल हमने उसका एग्रीगेट निकाल लेना है कि इसका टोटल कितना फ्रैक्शन है, तो वो उसके अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूंट चीज़ें हैं ना उन सब के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल उसका मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। मसलन बाइनरी सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, तो x1 प्लस x2 को ऐड करेंगे तो हमेशा इक्वल टू 1 बनेगा। इसी तरह कोई चीज़ हो जो 6-7 चीज़ों से मिलके बनी है, तो आपके पास हम ये तसव्वुर करते हैं कि चीज़ 1 होनी चाहिए।
उस 1 के अंदर 6 चीज़ें मिली हैं तो 6 के 6 फ्रैक्शंस को उनकी मोल्स को ऐड कर देंगे तो 1 के इक्वल आएंगे। ठीक है, ये हम पार्शियल उनके फ्रैक्शंस निकाल लेते होते हैं। तो इसमें से हम क्या करते हैं, x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कोई वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2। अब हम क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 जो पहली स्टेटमेंट की इक्वेशन थी ना, उसके अंदर पुट कर देते हैं। अब हमने इसकी इक्वेशन नंबर 1 थी p इज़ इक्वल टू पी नॉट x1। अब पी नॉट x1 में x1 की वैल्यू जो भी हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में निकाली है वो पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा p इज़ इक्वल टू पी नॉट और x1 की जगह लिख दिया 1 माइनस x2। अब पी नॉट दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा p इज़ इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो पी नॉट ही बन गया, फिर माइनस का साइन आ जाएगा और पी नॉट जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पी नॉट x2। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब पी नॉट x2 है, इसके अंदर एक चीज़ हमने पी नॉट x2 को अलग करना है। तो फिर रीअरेंज किया हमने इक्वेशन को, तो हमारे पास ये बन गया पी नॉट x2 इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी। ये जो पी नॉट माइनस पी फैक्टर है ना, ये डेल्टा पी कहलाता है। यानी प्योर का सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें से आपने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस निकला वही आपका जो था वो डेल्टा पी था। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 निकल आई है, वो ये है कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू पी नॉट इंटू x2। ठीक है, यहाँ पी नॉट आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये हमेशा पी से ज़्यादा होता है। ठीक है, प्योर का हमेशा डिज़ोल्व्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है। अच्छा, फिर x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। मैंने आपको बताया था जहाँ 1 आएगा वहाँ सॉल्वेंट के लिए होगा, जहाँ 2 आएगा वो सल्यूट के लिए होगा। और डेल्टा पी जो है ये था डिफरेंस दोनों के वेपर प्रेशर का, और इसके लिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि पी नॉट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और पी का वेपर प्रेशर कम था। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, वो ही असल डिफरेंस है कि प्योर से इम्प्योर यानी मिक्स्ड जो सोल्यूशन है उसका कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। तो डेल्टा पी वो फैक्टर निकल आ जाएगा जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जहाँ डेल्टा पी लिखा होगा आप हमेशा वहाँ पे यही समझेंगे कि दिस इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जिस तरह हमने पहले स्टेटमेंट में रिलेशन देखा था वो ये था कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास जो रिलेशनशिप आया है वो ये है कि लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। इसका मतलब है जितना वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा वो डिपेंड कर रहा होगा कितना सल्यूट आप ऐड करते जा रहे हैं। जितना आप सल्यूट ऐड करते जाएंगे सोल्यूशन के अंदर उतना ही वेपर प्रेशर का डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक है, सॉरी, उतना ही वेपर प्रेशर की अमाउंट कम होती जाएगी और यानी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस सारी रिलेशनशिप को देख के आता है वो ये आता है कि एक फैक्टर है लोअरिंग ऑफ प्रेशर, वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सल्यूट पर। और याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, क्योंकि यहाँ पर एक नया फैक्टर आपको पॉइंट याद होगा कि सल्यूट जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इसलिए डेल्टा पी भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाओगे सल्यूट की डिज़ोल्व होने की सलाहियत बढ़ेगी, उतना ही वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा। ठीक हो गया। और अब हम स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इक्वेशन हमने जो निकाली थी पहली वो थी दूसरी वाली इक्वेशन अभी जो हमने ड्राइव की है फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 वो ये थी कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू पी नॉट x2। अब क्या करेंगे कि इसको रीअरेंज करते हैं और x2 को एक तरफ रख देते हैं, x2 एक तरफ रह गया और रह गया डेल्टा पी ओवर पी नॉट। ये हमारे पास एक नई बात आ गई। इसको हम कहते होते हैं रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टेम्परेचर पे नहीं करता।
ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है, इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये हमारी इस रिलेशनशिप से हमारी अगली स्टेटमेंट आ गई। अब ये सारा जो टॉपिक था यहाँ पर कंक्लूड हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझाने वाली हैं। वो ये है कि जब भी आपने सॉल्यूशन में इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सल्यूट द लिक्विड सॉल्वेंट द वेपर्स आर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है ना। जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सल्यूट डालते हो तो जो वेपर बन रहे होते हैं वो सारे के सारे सॉल्वेंट के होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये बात पहले भी हुई, दोबारा याद रखने के लिए टिप है। दूसरी जो बात आपने याद रखनी है वो ये होनी है कि इफ़ बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड्स, पहले वाले में तो एक सल्यूट जो था सॉलिड था यानी नॉन वोलेटाइल था, अब यहाँ पे दोनों लिक्विड हो गए हैं। देन द वेपर प्रेशर आर ऑफ बोथ, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल हैं। अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा ऐड करके, ठीक हो गया। अगली चीज़ दोबारा जो ज़हन में रखने वाली है वो ये आपके डिफरेंट सिंबल्स हैं, उनको आपने हमेशा याद रखना है। पहला सिंबल ये पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो आमतौर पे 43.9 टॉर के मतलब बराबर है, और ये हाई होता है, ठीक है ना। दूसरा है पी जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है सोल्यूशन में, और ये हमेशा पी नॉट से कम होता है यानी 42.3 टॉर, ठीक है। अगली जो चीज़ आपने सिंबल याद रखना है वो है डेल्टा पी जो है वो होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये पी नॉट में से पी को माइनस करके निकलता होता है, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, ठीक हो गया। x1 जो है जहाँ 1 आ रहा है वो सॉल्वेंट के लिए, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। जहाँ 2 आ रहा है वो होता है सल्यूट के लिए, तो x2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। फिर तीसरा जो आपने अगला जो आपने सिंबल याद रखना है वो है डेल्टा पी ओवर पी नॉट, उसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक हो गया। कुछ ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फैक्टर्स जहन में रखने हैं। ये एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता होता है, वरना आपको जहन में रखना है और इनको सॉल्व करते वक्त आपने अप्लाई करने हैं। वो ये है कि जी मोल फ्रैक्शन डज़ नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर्स, पहली बात। दूसरी बात जो जहन में रखनी है, बिकॉज डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, सो इफ़ x2 डज़ नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो फिर डेल्टा पी ओवर पी नॉट उस यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो भी डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे, ठीक हो गया ना। जब x2 डिपेंड नहीं कर रहा तो x2 और रिलेटिव जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ओवर पी नॉट है वो भी तो दोनों इक्वल है ना, इक्वालिटी का साइन है दोनों में। तो जब राइट हैंड साइड डिपेंड नहीं करी टेम्परेचर पे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिपेंड नहीं करेगी टेम्परेचर पे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, क्योंकि इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि रिलेटिव जो है x2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। आगे जो है एक चीज़ और आपके जहन में रखनी है, वो ये करनी है कि ये जो हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं ये करना क्या चाहता है। इसमें पहली बात तो हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखना है कि सल्यूट ऐड करने से या कम करने से वेपर प्रेशर पे कमी या ज़्यादती कितनी होती है। दूसरी बात जो फैक्टर हम देखेंगे वो ये देखेंगे, इट इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स ऑफ लिक्विड्स। जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर कैसे होता है, जब मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और वो मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर यानी स्टीम वेपर स्टेट में चला जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग तो तोड़ता है ना, तो वो जितना वीक होगी उतनी जल्दी वेपराइजेशन होगी, जितनी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी वो देर से होगी। अगला जो पॉइंट आपने जहन में रखना है वो ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट व्हेन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, बराबर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सल्यूट आर डिसॉल्व्ड, यानी आप डिफरेंट सल्यूट डाल रहे हैं, सबकी मोलर फ्रैक्शन बराबर है, मोलर प्रोपोर्शन बराबर है, ठीक है। 1 ग्राम डाला तो सब में 1 ग्राम डाला। और किस में डालना है, सेम मैस ऑफ सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट है। मसलन 100 ग्राम्स वाटर का है तो उसमें आपने 1 ग्राम सब चीज़ों का डाल दिया, शुगर का भी डाल दिया, सॉल्ट का भी डाल दिया, किसी और चीज़ का भी डाल दिया, तो यानी सल्यूट की भी क्वांटिटी बराबर है और वो सॉल्वेंट की भी
मिकदार बराबर है जिसमें वो डाली गई है, तो वो आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर था ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो स्टार्टिंग ही उसकी इजी कॉन्सेप्ट से होती है। अब जी कुछ लिमिटेशंस हैं राउल्ट्स लॉ की, वो क्या है, किस चीज़ों पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। वो ये है कि पहली बात ये है कि व्हेन अ कंपोनेंट critical temperature is less than temperature, the saturation pressure is not defined। राउल्ट्स लॉ ने बिल्कुल नहीं बताया कि किसी ऐसी चीज़ का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसमें कोई भी लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट में रहता है, वो लास्ट लिमिट पॉइंट होता है, उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आप जितना मर्ज़ी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते जाओ, वो उसके बाद दोबारा लिक्विड में नहीं आता। ठीक है, ये लास्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जिस पे वो आखिरी वर्ज पे जाके लिक्विड में रहेगा। ठीक है, तो दूसरा इसमें ये बताया गया है। अच्छा, सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है? सैचुरेशन प्रेशर ये होता है कि एक लिक्विड के अंदर आपने क्लोज कंटेनर में आपने सॉल्वेंट डाल दिया है, अब उसके अंदर से लिक्विड डाल दिया है कोई, उसमें से वेपर्स बन रहे हैं, तो उसके जो वेपर्स का और उसकी कंडेंस्ड फॉर्म यानी लिक्विड स्टेट का जो इक्विलिब्रियम है ना, वो होती है सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी ऐसे टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं उस सोल्यूशन को जो कि उस सोल्यूशन के क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, मसलन क्रिटिकल टेम्परेचर उसका 23 डिग्री था, उसके बाद वो उसने वेपर में कन्वर्ट हो जाना था, इतना मर्जी प्रेशर अप्लाई करता है, जो अगर हम उसको 23 डिग्री की बजाय 20 डिग्री पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब इस पे क्या होगा, तो फिर ये राउल्ट्स लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अगला जी है ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर एप्लीकेबल इन राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दूसरा अगला है जी ओनली सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स आर सब्जेक्ट टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपने वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूट्स के लिए आपने या वो लिक्विड के अंदर भी अगर है तो वो वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स के बराबर था, वो ये था। दो तरह से वैसे लिक्विड जो राउल्ट्स लॉ के लिए लिक्विड प्रेशर्स वाले हैं ना, वो दो उसके आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर, दो तरह के उनके लॉज आ जाते होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। It does not apply on the dissociating and associating solutes in a given solution। Dissociating और associating solutes का मतलब ये होता है कि ऐसे solute जो किसी रिएक्शन के दौरान आपस में जोड़ के बड़े एटम बनाना शुरू कर दें, ठीक है, उनको associative solutes कहते हैं। और ऐसे सल्यूट जो ड्यूरिंग अ रिएक्शन टूट के अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको डिसोसिएशन सल्यूट्स कहते हैं। तो हमने ऐसे चीज़ें जो टूट रही हों या जुड़ रही हों उनके ऊपर राउल्ट्स लॉ को अप्लाई नहीं करना, सिर्फ डिज़ोल्व हो रही हों, ना टूटें ना जुड़ें। ठीक है, अच्छा अगला है जी ओनली इट इज़ ओनली अप्लाइज अंडर आइडियल कंडीशंस ऑन आइडियल सोल्यूशन। ये तो आम सी बात है कि जो भी चीज़ हम अंडर कंसिड्रेशन करते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक कंडीशंस में रखा जाता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स को रखा जाता है, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट करते हैं। ये तो साइंस का बेहतरीन पहला असूल होता है। तो ये लाइक मैनी अदर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। अगला है जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन। अभी बताया था मैंने, एक होता है आइडियल सोल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ और दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, और इनकी डेविएशंस भी मुख्तलिफ तरह से होती हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वगैरह सारी, वो हायर क्लासेस के लिए, आपकी क्लासेस के लिए नहीं है। अच्छा जी, आगे तीन कंडीशंस हैं राउल्ट्स लॉ के लिए। पहला आपने ये तसव्वुर करना है हीट नाइदर रिलीज और नॉट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई हीट ना आएगी ना जाएगी रिएक्शन के अंदर, जो थी वो उतना से ही स्टार्ट जिस पे लिया उसी पे ही एंड होगा। अगला है जी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिमेन सेम फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। जो वॉल्यूम है ना आपका सोल्यूशन का, उसको चेंज नहीं होना चाहिए, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहे, उसके अंडर आपने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करना है, ऑब्जर्व करना है। फिर जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर हम कंडीशन में देखेंगे वो ये है कि जी फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच और डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो। अभी हमने कहा था हीट ना निकले ना आए ना वॉल्यूम का चेंज आए, तो फिर ये दोनों चीज़ें भी ज़ीरो होनी चाहिए, ज़रा सा भी फ्रैक्शनल चेंज ना आए। तो ये थी इनकी राउल्ट्स ऑफ